आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज के क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 का एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का ईवीएस इन्वायरमेंट एंड साइंस टॉपिक को। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके होंगे कि एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज है क्या, और जो सर्वे होने जा रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के तहत, तो उसके हिसाब से ही आपके पास यह क्वेश्चन दिया जा रहा है एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए, जो 12 नवंबर को होने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है जनरल गाइडलाइंस एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन, उसके बाद में उसका हिंदी में रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और इसकी टीम इस पर काम करने के लिए तत्पर रहता है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर सकता है या करता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं आगे बढ़। जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है वह इस फॉर्मेट में दिया गया है ताकि इनोवेटिव क्वेश्चंस के बारे में आप जान पाएँ, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको डिफरेंट एग्ज़ाम जब फेस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। और यह एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज को आपको जमा करना है। टीचर्स को, गार्जियंस या फिर पेरेंट्स आकर जमा करेंगे, और जब बुलाया जाएगा तो इसको चेक करके टीचर्स आप लोगों को देंगे, आपके गार्जियंस को देंगे और समझाएंगे। ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बेसिकली डिसाइड किया गया है 4-5 तारीख को अक्टूबर महीने में क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इसके सॉल्यूशंस को आपके गार्जियंस आएंगे जमा करेंगे अक्टूबर महीने के एंड तरफ, लास्ट वीक में। वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप देखकर समझ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यू एडाप्टेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एडाप्टेशन पैकेज इन्वायरमेंट एंड साइंस क्लास 8 एमसीक्यू अनुकूलन पैकेज परिवेश परिचय क्लास 8 के प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा और उसके साथ में हिंदी का रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी एंजॉय कर सकते हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के इस एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है, ग्लूकोज आवश्यक मात्रा कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अतिस्राव हाइपोसेक्रेशन के कारण उपरोक्त लक्षणों को प्रकट करता है? तो सही उत्तर होगा इंसुलिन। जी हाँ, पैंक्रियाज के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपके गाल या होठ के अंदरूनी हिस्से को एक साफ टूथपिक की मदद से धीरे से खुरोच दिया जाए और टूथपिक के सिरे को कांच की स्लाइड के बीच में दबा दिया जाता है। मैथिलीन ब्लू की एक बूंद को स्लाइड पर रखा जाता है और एक कवर स्लिप से ढक दिया जाता है। अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, तो निम्नलिखित में से वह ज्ञात कीजिए जो कभी नहीं देखा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा सेल वॉल। जी हाँ, कोशिका भित्ति। आप जानते हैं सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल्स में ही मिलता है, तो इसीलिए जब एनिमल सेल्स का कोई भी सेल्स लेंगे तो उसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें आपको सही जोड़ा की पहचान करना है। ए ऑप्शन को देखिएगा, मलेरिया वायरल। तो इस क्वेश्चन को देख के आप समझ लीजिए मलेरिया वायरल डिजीज़ नहीं है। आप जान के रखिएगा मलेरिया जो है वह क्या होता है, प्लाज्मोडियम
वाइवक्स या प्लाज्मोडियम फाइलेरी, मतलब प्रोटोजुआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो वायरल डिजीज़ नहीं है, तो यह गलत हो गया। डेंगू को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोजुअल रोग, मतलब प्रोटोजुअल डिजीज़ है, तो यह भी नहीं है। क्यों? आप जानते हैं डेंगू वायरस जो होता है वह मस्कीटो बर्न डिजीज़ है। मस्कीटो जब काटता है एडिस एजिप्टी, उसके द्वारा फैलता है, तो यह वायरस के द्वारा फैलता है, यह भी गलत है। फिर देख लीजिए आप प्लेग को देखिए, जीवाणु रोग है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है, यह सही है, क्योंकि बाइट्स जो फ्लीज के द्वारा होता है वह क्या करता है, जब काटता है तो उसके द्वारा बैक्टीरिया शरीर में इंजेक्ट चला आता है और बैक्टीरिया फैलता है। रैट्स से ही फैलता है ना, और बैक्टीरिया तैयार करता है, वह बैक्टीरिया जब शरीर में चला आता है तो प्लेग होता है। तो यह ऑप्शन सही है। तो भी हम लोग डी को देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वायरल है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्योंकि यह माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, तो यह भी गलत है। मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी महासागरों में शैवाल के फूल देखे जा सकते हैं। शैवाल के खिलने के पीछे के कारणों का पता लगाएं। जो एगल ब्लूम होता है, ठीक है, एगल ब्लूम्स जो होता है वह क्यों होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, रासायनिक उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों को समुद्र के पानी के साथ मिलाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक उर्वरक अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग के हानिकारक प्रभाव से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मिट्टी में लाभकारी रोगाणुओं की संख्या में वृद्धि। यह नहीं होता है, बाकी जो भी ऑप्शन है सारे चीज़ होते हैं। सी को देखिएगा, यहाँ पर कथन 1 दिया गया है और कथन 2 दिया गया है, इन दोनों को पढ़ लेना है आपको और पढ़कर जो सही है उसको बताना है। साथ में यह भी बताना है कि वह जो कथन 1 है वह 1 का सही व्याख्या है या फिर नहीं है, इस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो कथन 1 को देखिएगा, क्रोमोप्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पिगमेंट होता है। 2 नंबर है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होने से क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंग्लिश वर्जन के भी क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन होगा सी। देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर में देखिएगा, कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं और इन कार्यों को आपको पढ़ना है, पढ़ के बताना है कि संयोजी ऊतक के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, अपेंडिजेस की गति, बी नंबर में देखिए, आंतरिक अंगों की मुक्त सतह पर और शरीर के बाहर सुरक्षात्मक परतें बनाना। सी नंबर, शरीर के आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के बीच समन्वय करना। और डी नंबर में दिया गया है, विभिन्न आंतरिक अंगों के बीच संबंध बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, विभिन्न आंतरिक अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है। 8 नंबर को देखिए, कभी कभी 2 फसलों की खेती के बीच दालों और सोयाबीन जैसी फसलों की खेती करने पर मिट्टी अपने खोए हुए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को वापस पा लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोब इस विधि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम, सी नंबर। ठीक है, 9 नंबर को देखिए, जिसमें दिया गया है ट्रांसफ्यूशन के ऊपर में दिया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है। बताना है कि डिजीज़ कौन सा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा रक्ताधान से फैलने वाला डिजीज़ है। तो
आप देख लीजिए ऑप्शन आपके पास दिया गया है, पहला दस्त डायरिया, दूसरा दिया है हेपेटाइटिस, तीसरा दिया गया है तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस, और चौथा दिया गया है एम्बियोसिस। तो इसमें सही उत्तर होगा बी नंबर, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई करीब करीब 5 तरह के होते हैं, और आपको यह समझ के रखना होगा कि जो बी वाला है वह बेसिकली हेपेटाइटिस बी बॉडी फ्लूइड्स ब्लड के द्वारा फैलता है। और भी हैं, जैसे ई भी फैलता है, आपका सी भी फैल जाता है इंजेक्शन के द्वारा अगर बॉडी फ्लूइड्स में दिया जाए तो भी। ठीक है, तो आप याद करके रखिएगा जो हेपेटाइटिस बी है या फिर सी है या फिर ई है, ये सब फैल जाते हैं शरीर में। तो सही ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आपके पास एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में बताया गया है जो किडनी है, किडनी के ऊपर में एक चिन्हित किया गया पार्ट है, वह क्या है, उस जोड़ी का नाम क्या है बताना है। तो सही उत्तर है एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन को स्राव करता है, आप जानते होंगे। तो सही उत्तर होगा एड्रेनल, ए नंबर। 11 नंबर को देखिएगा, 11 नंबर जो है उसका सही उत्तर होगा ए नंबर। एक विशेष जल निकाय में सीवेज के पानी को स्टोर करें। ठीक है, तो आप ध्यान से, स्टोर सीवेज वाटर इन ए पर्टिकुलर वाटर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12 नंबर। इसमें देखिए आपके पास 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, दोनों पाई चार्ट को देख के कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, जिसमें ABCD चारों जानवर के प्रजातियों को, स्पेसीज को दिखाया गया है। अब आपको बताना है इसमें देखकर कि ए जो है, ये रेड डाटा लिस्ट IUCN का, उसमें किस कैटेगरी में आएगा वह बताना है। विलुप्त, एक्सटिंक्ट, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, नॉट इवैल्यूएटेड, एंडेंजर्ड लुप्तप्राय, या डी कम से कम चिंता मतलब लीस्ट कंसर्न। तो सही ऑप्शन ए का देखिए, ये सबसे ज़्यादा था वहाँ पर, वह घटते घटते कम हो गया है ना। तो आप जब देख रहे हैं इसमें डायग्राम में एंडेंजर्ड होगा, लुप्तप्राय, सी नंबर। 13 नंबर को देखिएगा, 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कोशिका के ऊपर में दिया गया है, ध्यान से देख के समझिए। उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, केंद्रक और अन्य अंगक ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दूसरी विशेषता देखिए, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणुओं में ऊपर की दी गई 2 विशेषताओं को पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा माइक्रोब है जिसमें इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं वह बताना है। तो सही उत्तर होगा फंगी, जी हाँ, कवक, सी नंबर। 14 नंबर को देखिएगा, इसमें दिया गया है अवैध शिकार, पोचिंग, वृक्षारोपण, सी नंबर, या फॉरेस्टेशन, बी नंबर में, या 2 नंबर में है पर्यावरण दूषण, और 4 नंबर जो है उसमें दिया है कमर्शियल यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी, मतलब पशु शरीर के विभिन्न भागों का व्यावसायिक उपयोग। तो यहाँ पे बताना है कि ऊपर दिए गए चारों कारणों में से कौन से वन्य जीवन को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार है। जानते हैं अफॉरेस्टेशन अगर होगा तो उससे तो फ़ायदा ही होगा वृक्षारोपण से, तो केवल 3 नंबर है वही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में 3 नंबर नहीं है, उसको देखकर आप पहचान कर लीजिए। अवैध शिकार, ठीक है, फिर आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण, वह भी ठीक है, ठीक है, हानिकारक है मतलब जंतुओं के लिए। फिर 4 नंबर जो है पशु के विभिन्न भागों का व्यावसायिक उपयोग, यह भी। तो 1, 4 एंड 2 ये 3 ऑप्शन हो गए। तो किस में है, बी नंबर में है। तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो बी को आप चूज़ कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 को देखिएगा,
15 नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। कथन दिया गया है 1 और कथन 2। यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा होगा? दोनों कथनों को जो संबंधित रखता है वह सेंट्रोसोम। कौन सा होगा? सेंट्रोसोम। आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है ना, इसलिए 15 का सही उत्तर होगा डी, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। दो कणों के बीच की दूरी 6 मीटर से घटाकर 2 मीटर कर दी गई। इन कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार एक कारक से बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो किस फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 होल स्क्वायर होता है, F = m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, जब आप ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं तो 6 स्क्वायर होता है 36। और यहाँ पर देखिए 2 में आ गया तो 2 कितना हो गया? 2 2 4 तो 36, 9 4 जा 36 तो 9 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप देख लीजिए बी ऑप्शन 9 हो जाएगा। 17 नंबर में देखिएगा, इसमें दिया गया है कि यदि रबर के 2 गुब्बारों को उन्हीं कपड़ों स्वेटर से रगड़ा जाता है और उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाता है तो क्या होता है, क्या पाया जाता है? तो दोनों रबर के गुब्बारे को उन्हीं कपड़े पर रगड़ लीजिए, तो उसके बाद में आप क्या देखेंगे? आप जब याद करते हैं सीरीज़, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलता है कि जो सीरीज़ है उसमें एक्टिविटी सीरीज़ जो बनाया गया था उसमें ऊल को आप कहाँ पे पाते हैं? बलून से ऊपर, तो उसका ऊपर में है तो इसके कारण से जो स्वेटर है ऊनी स्वेटर उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बलून में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बलून रगड़ने के कारण से नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके बाद में जब उन दोनों बलून्स को आसपास लेके आते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? बी, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में आवेश समान है। ठीक है, नंबर 18 को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख कर समझिए। एक बर्तन में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है जबकि लोहे की कील डूबी हुई है। तो ठीक है, डूबी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। तो सही कथन होगा बी, लकड़ी के टुकड़े का भार उस पर लगने वाले बुएंट फोर्स उत्प्लावन बल से कम होता है। आपको लॉ जो फ्लोटिंग रूल है उसको जान के रखना होगा कि कब फ्लोट करेगा। आप जब वेट ऑफ द बॉडी को और बुएंट फोर्स को, उत्प्लावन बल को बराबर कर देंगे तो बॉडी क्या होगा? वह भी तैरता हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ डूबा रहेगा और कुछ तैरता हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ भाग मतलब भीतर, पानी के भीतर में रहता हुआ तैरता हुआ रहेगा इसमें, जब दोनों बराबर हों तो। किंतु जब बुएंट फोर्स ज़्यादा हो किससे? वेट ऑफ द बॉडी से, या फिर वेट ऑफ द बॉडी बुएंट फोर्स से कम हो, तब यह क्या होगा? तैरता हुआ रहेगा। यह भी तैरता हुआ रहेगा, फुल्ली फ्लोट करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। 19 की ओर आते हैं और यह दिया गया विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर में, स्पेसिफिक हीट के ऊपर में। तो इसके लिए आप देख लीजिए ध्यान से, ए नंबर और डी नंबर एकदम सही लगता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। किंतु बी और सी को जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। किंतु इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर। विशिष्ट ऊष्मा का परिमाण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि ऊष्मा मापने की इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो सी ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिएगा। 20 नंबर को देखिएगा। नीचे वर्णित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खुली हवा में सबलाइम होता है? चीनी नहीं होगा, पैराफिन भी नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सोड कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। तो यह क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। सेल्सियस थर्मामीटर की प्रारंभिक रीडिंग फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की प्रारंभिक रीडिंग से कम होगा। ठीक है, आप जब सेल्सियस स्केल को लेते हैं तो उसका स्टार्टिंग आप देखेंगे क्या 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आप रीडिंग को देखकर समझेंगे तो सेल्सियस में कम दिखेगा, फ़ारेनहाइट में 32 से ही शुरू होगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। 22 नंबर को देखते हैं। इसमें दिया गया है लाइट से क्वेश्चन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड किया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश की किरण समतल दर्पण प्लेन मिरर की सतह से 35 डिग्री के कोण पर टकराती है। तो परावर्तन कोण, आपतित कोण देख लीजिए 35 डिग्री हो गया, तो परावर्तन कोण कितना होगा? उतना ही होगा परावर्तन के नियम के अनुसार से, है ना, तो 35 डिग्री होगा। नेक्स्ट 23 नंबर को देखते हैं। इसमें दिया गया सामान्य दाब पर 4 धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। आयरन, गैलियम, पारा, सोना। दिसंबर के बहुत ठंडे दिन इन धातुओं में से कौन सा धातु एक कप या एक प्लेट पर रखे जाने पर भिन्न भिन्न आकार लेगी? आप जानते हैं पारा जो होता है वह लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल है। इसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं? बैरोमीटर में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं, आप जानते हैं। तो यह लिक्विड है, इसीलिए इसका जो होगा पारा का आकार अलग अलग हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। 24 को देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन में समझ सकते हैं। तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की घटती प्रवृत्ति के अनुसार 4 धातुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। कैल्शियम, जिंक, आयरन, फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, फिर कॉपर। अब बताना है कि किस स्थिति में कम क्रियाशील धातु का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर, जब कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर को देखिए, कौन सा एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मूल अवधारणा नहीं है? ठीक है, पोस्टुलेट्स आपको बताना है। ठीक है, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें से आपके पास जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर। एक तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में डाल्टन ने बताया, और मॉलिकुलर थ्योरी मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में एवोगैड्रो ने बताया। तो उस समय यह कंसेप्ट नहीं था। 26 को देखिए, इसमें मर्क्यूरियस क्लोराइड का सूत्र बताना है आपको। आप जानते हैं जो मरकरी होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, 1 और 2 वेरिएबल वैलेंसी। तो जो लोअर वैलेंसी होगा उसके लिए OUS यूज़ किया जाता है, और जो हायर वैलेंसी है जो ज़्यादा है जैसे 2 है तो IC यूज़ किया जाएगा। तो क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, तो क्लोराइड यहाँ पर हो गया, तो HgCl हो गया, दोनों का 1 1। तो क्रिस क्रॉस मेथड से जब आप फॉर्मूला तैयार करते हैं तो HgCl होगा, ए नंबर। तो सही उत्तर हो गया 26 का HgCl, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर को देखते हैं। ठीक है, ठोस गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 27 नंबर में ए नंबर कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर, और इसमें देखिए पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है, और वहीं पर रिडक्शन होता है। आप देख रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का MCQ एडाप्टेशन पैकेज का एक तरह का क्वेश्चन पेपर का नमूना, क्लास 8 इन्वायरमेंट एंड साइंस परिवेश परिचय के क्वेश्चन आंसर को और इसके स्टडी पॉइंट से लिखी आपके लिए हिंदी में रूपांतरित करके अंग्रेजी का क्वेश्चन को आपके पास लेके आया है, ताकि आप
12 नवंबर को होने वाले एग्ज़ाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 को बेहतर से दे पाएँ और अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं MCQ एडाप्टेशन पैकेज का। इसमें बताना है आपको कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 30 नंबर देखिएगा इस एडाप्टेशन पैकेज का लास्ट क्वेश्चन क्लास 8 परिवेश परिचय का। हवा में किस ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अधिकतम होती है और बढ़ती रहती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वेट करते रहिए और भी MCQ एडाप्टेशन पैकेज के क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के सॉल्यूशन आपके पास आने वाले हैं। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।